अगर आप इस कहानी का पिछला भाग सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से जाकर सुन सकते हैं। अंगद साक्षी को देखकर बोला, आपके पास कोई काम नहीं है जो सुबह से मुझसे भीड़ रही हैं, फिर बाद में सारा इल्जाम मेरे ऊपर लगा देंगी। साक्षी बोली, शकल देखी है जो मैं भिड़ूंगी तुमसे? पागल कुत्ते ने नहीं काटा है जो तुमसे भिड़ूं। अरे भिड़ना ही होगा तो मुंबई में सारे बंदे संन्यास पर नहीं गए हैं, बड़े आए, बोलकर जाने लगी। अंगद उसका हाथ पकड़कर अचानक से अपने करीब खींचकर बोला, शकल तो आपने देखे ही होगी, तो फिर मुझे देखने की क्या ज़रूरत? और सुना है काफ़ी अच्छी शकल है मेरी, जो एक बार देख ले भूलता बहुत कम है, या फिर शायद कभी नहीं है। साक्षी उसका हाथ झटक कर बोली, गलतफहमी अच्छी पाल रखी है, लेकिन किसी और पर इस्तेमाल करना। चल, और त्रिवेणी को लेकर आगे बढ़ गई। अंगद उसकी तरफ देखते हुए बोला, जोड़ी अच्छी रहेगी हम दोनों की। त्रिवेणी बोली, साक्षी क्या था ये सब? और तू उससे सॉरी बोलकर काम खत्म कर सकती थी, तो बात को इतनी बढ़ाने की क्या ज़रूरत थी? साक्षी कमर पर हाथ रख कर बोली, सॉरी मैं बोलूँ? तू पागल हो गई है? साक्षी किसी को सॉरी बोलेगी, वो भी बिना किसी गलती के? नो नेवर, कभी नहीं, किसी भी हालत में नहीं। त्रिवेणी सर झटक कर बोली, कुछ नहीं हो सकता तेरा, और उसके साथ आगे बढ़ गई। साक्षी शाम तक त्रिवेणी के साथ यहाँ से वहाँ घूमती रही, लेकिन बार बार उसके दिमाग में अंगद ही चल रहा था। बार बार उसका टकराना उसे इरिटेट करना तो सुकून भी दे रहा था। आखिर पहली नज़र में ही तो वो उस पर अपना दिल हार चुकी थी, लेकिन उसकी पहली मुलाकात की बातों ने उसका दिल भी तोड़ दिया था। इसलिए उसने डिसाइड किया था कि कुछ भी हो जाए उसके सामने तो बिल्कुल भी नहीं झुकेगी। रात होने से पहले दोनों होटल आ गई। त्रिवेणी थक चुकी थी तो उसने खाना ऑर्डर किया और बाथरूम में फ्रेश होने चली गई। साक्षी अपने फ़ोन में कुछ देख रही थी कि किसी अननोन नंबर से मैसेज आया, हाय ब्यूटीफुल, जिसे देखते ही साक्षी का पारा हाई हो गया और जल्दी से 10 गालियाँ बकने के बाद नंबर ब्लॉक कर दिया और खुद से बड़बड़ाने लगी, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, जान ना पहचान, आ गया ब्यूटीफुल बोलने, साला कमीना। सामने से बोलता तो मुँह ना तोड़ देती मैं उसका। वो अभी यही सब बड़बड़ा ही रही थी कि त्रिवेणी बाहर आई और उसे बोलते हुए देखा तो बैठते हुए बोली, क्या हुआ, अकेले अकेले किसको गाली दे रही है? साक्षी बोली, यार बोल मत, तू पता है जब से मैं यहाँ से आई हूँ ना, सब के सब मुझे इरिटेट करके रखे हुए हैं। त्रिवेणी बोली, हाँ इसलिए तो मैं बोल रही थी माता, लेकिन नहीं, तुझे तो मेरी हेल्प करनी है तो झेल। साक्षी ने उसे घूरा तो त्रिवेणी बात बदलते हुए बोली, अच्छा चल छोड़ ये सब, जा फ्रेश हो जा, फिर खाना खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। साक्षी बाथरूम में चली गई। त्रिवेणी ने उसका फ़ोन देखा, फिर कुछ सोचकर व्हाट्सएप खोल दिया। देखा तो अभी अभी किसी के नंबर पर गाली देकर नंबर बंद कर दिया गया था। त्रिवेणी ने जल्दी से वो नंबर अपने फ़ोन में सेव कर लिया, फिर उसका फ़ोन रख कर अपना फ़ोन देखने लगी। कुछ देर बाद साक्षी बाहर आई, तब तक खाना भी आ चुका था। दोनों ने मिलकर खाना खाया। साक्षी त्रिवेणी को देखते हुए बोली, शिवम से तेरी बात हुई है क्या? त्रिवेणी बोली, नहीं, वो किसी सीक्रेट मिशन पर गए हैं, आने के बाद कॉल करेंगे। साक्षी उसे देखते हुए बोली, तो क्या सीक्रेट मिशन पर बात करना अलाउ नहीं होता है? त्रिवेणी बोली, शायद नहीं होता है, तभी ना उनका फ़ोन बंद आ रहा है। साक्षी कुछ सोचते हुए खुद से बोली, वो अच्छा, लेकिन वो लंगूर यहाँ क्यों भटक रहा था? क्या वो उन लोगों के साथ नहीं है? फिर खुद से बोली, वैसे भी स्मार्ट होने से कुछ नहीं होता, दिमाग भी तो होना चाहिए उसके पास। बड़ा आया मुझे रिजेक्ट करने वाला, पानी न पिला दिया तो मेरा नाम भी साक्षी नहीं। त्रिवेणी उसे देखते हुए बोली, कुछ बोल रही है? साक्षी बोली, मैं? त्रिवेणी, कोई और है तेरे सिवा यहाँ पर जो बोलेगा? नहीं यार, मैं तो मजाक कर रही थी, चल अब मुझे नींद आ रही है, सुबह वर्तिका से भी बात करनी है। त्रिवेणी उठते हुए बोली, लेकिन कुछ बकवास मत करना, नहीं तो समझ लेना। साक्षी उसे देखते हुए बोली, मतलब? त्रिवेणी उसे घूरते हुए बोली, बताऊं तुझे मतलब? तो मुझे क्या पता तू किस बारे में बात कर रही है, साक्षी बोली। त्रिवेणी सामने पड़ा पिलो उठाकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ी तो साक्षी भागते हुए बोली, समझ गई छसमिस, तेरा लव अफेयर किसी से नहीं बताऊंगी जब तक तू खुद कन्फेंस नहीं करती, ठीक है ना? त्रिवेणी बोली, देख साक्षी, सच में तू मार खा जाएगी। साक्षी बैठते हुए बोली, अब मैंने क्या किया जो तू भड़क रही है? त्रिवेणी बोली, तू मुझे इस नाम से नहीं बुला सकती। क्यों? फिर कुछ सोचते हुए बोली, वो अच्छा, इस नाम पर तो किसी और का कॉपीराइट हो चुका है ना? त्रिवेणी बोली, नहीं, फिर भी ये सिर्फ वही बुला सकते हैं, कोई और नहीं। साक्षी उसे छेड़ते हुए बोली,
वाह जी वाह, क्या हाल है उनके, नाम से ही मैडम गुलाबी हो गई, जब वो सामने होंगे तब क्या होगा। त्रिवेणी उसे घूरते हुए बोली, जब तू गुलाबी होगी ना तब मैं तुझे बताऊंगी, और बिस्तर पर जाकर लेट गई। साक्षी उसे देखते हुए बोली, साक्षी को कोई गुलाबी कर सके अभी किसी में इतनी हिम्मत नहीं, तो ये ख्वाब देखना ना तू छोड़ दे, और उसके बगल में जाकर लेट गई। त्रिवेणी, और अगर कर दिया तो। साक्षी बोली, ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं तेरी तरह नहीं हूँ। त्रिवेणी बोली, इतना कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता मैडम, ये तो वक्त ही बताएगा, और ब्लैंकेट में साक्षी घुस गई। इधर बड़े से होटल के सबसे ऊपर के फ्लोर पर देव शिवम बैठे थे। सामने एक बंदा बंधा था जिसके मुंह से खून आ रहा था, लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोल रहा था। अंदर देव के पास खड़े होते हुए बोला, सर अगर आप कहें तो मैं कुछ करूं। देव, करने को तो मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन हमें बिना किसी की नज़र में आए मिशन को अंजाम देना है, और ये तुम अच्छे से जानते हो। फिर भी तुम होटल चले गए, वो तो ठीक है, लेकिन साक्षी से बात करके तुम उसको खतरे में डाल सकते हो। ये बात कैसे भूल गए। अगर शिवम सही समय पर इसे नहीं पकड़ता तो क्या होता पता है तुम्हें। आज हम किसी अपने को खो चुके होते। जानते हो तुम्हारे इस बचपने का असर कहाँ तक होता। हम सब की लाइफ जुड़ी है उससे, फिर भी ऐसी गलती कैसे कर सकते हो, वो भी एक बार नहीं दो दो बार। हाउ कैन यू डू दिस। बोलकर देव ने सामने पड़े आदमी को खींचकर एक लात मारा, जिससे वो कुर्सी से नीचे गिर गया। अंगद सर झुकाए खड़ा था। सच में आज उसकी गलती की वजह से कुछ भी हो सकता था, जिसे वो सपने में भी कभी नहीं सोच सकता था। अगर आज सच्ची बची है तो सिर्फ और सिर्फ शिवम की वजह से। शिवम अगर चाहता तो त्रिवेणी से मिल सकता था, लेकिन वो नहीं मिला, और वही गलती अंगद कर गया। अंगद बोला, सॉरी सर, आज के बाद कभी नहीं होगा, आखिरी बार समझकर माफ़ कर दीजिए। देव बोला, जाओ अभी तुम, इस समय इस बारे में बाद में बात करेंगे। अंगद बाहर चला गया। शिवम देव के पास आकर बोला, छोड़ना यार, अब काम पर फोकस कर, और इसके मुंह से सच निकलवाना। ये किसके कहने पर गया था वहाँ, और अगर फिर भी आनाकानी करे तो तू बाहर जा, मैं देख लूँगा। देव ने शिवम की तरफ देखते हुए उसके मुंह पर एक लात कसकर लगा दिया, जिससे वो बिलख उठा। देव शिवम को देख कर बोला, अब तू बाहर जा, गाड़ी में बैठ, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। शिवम बाहर चला गया। ड्राइविंग सीट पर पहले से ही अंगद बैठा था। शिवम उसके बगल में बैठ गया। अंगद बोला, सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। शिवम उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तुम्हारा इंटेंशन गलत नहीं था, लेकिन हम सब की थोड़ी सी चूक हम सब की लाइफ बर्बाद कर सकती है, ये तुम अच्छे से जानते हो। त्रिवेणी को लेकर मैं कितना पजेसिव हूँ, और ये जानते हुए कि वो यही है, मैंने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा, और तुम सामने से चले गए। अंगद बोला, सॉरी सर, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। देव पीछे बैठते हुए बोला, यही उम्मीद भी है, नहीं तो फिर कुछ और देख लेना। शिवम ने उसे चलने को बोला तो अंगद गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया, और देव फोन में कुछ करने लगा। शिवम समझ गया कि सब क्लियर है, बस कल काम को अंजाम देना है। दूसरे दिन त्रिवेणी उठी और तैयार हुई। साक्षी अभी भी आराम से सो रही थी। त्रिवेणी ने उसे 2-3 बार उठाया, लेकिन जब वो नहीं उठी तो मन तो किया कि उसे ऐसे ही छोड़कर चली जाए, लेकिन फिर कुछ सोचकर बाथरूम से पानी लाकर उसके ऊपर डाल दिया। साक्षी झटके से उठते हुए बोली, कौन है बे, किसकी इतनी हिम्मत जो साक्षी के ऊपर पानी फेंकने की हिम्मत किया। त्रिवेणी हाथ बांधते हुए बोली, हो मैडम, आपका हो गया हो तो क्या अब हम चल सकते हैं, क्योंकि अगर आपने और 10 मिनट लेट किया ना तो मैं आपको छोड़कर अकेले ही चली जाऊंगी, समझी। साक्षी ने देखा त्रिवेणी फुल गुस्से में है। टाइम देखा तो 8 बजने वाले थे, तो त्रिवेणी की तरफ देखते हुए बोली, तू चिल कर, मैं बस 10 मिनट में आ रही हूँ। त्रिवेणी बोली, बस 10 मिनट, सोच ले, उससे ज़्यादा नहीं। साक्षी जल्दी से बाथरूम में घुस गई और खुद से बोली, बच गई साक्षी, नहीं तो आज तुझे उससे कोई नहीं बचा सकता था। वैसे यार, इतना गुस्सा होने की क्या ज़रूरत थी, आखिर है तो हम गेस्ट ही, थोड़ा लेट पहुँचेंगे भी तो क्या हो जाएगा। त्रिवेणी बोली, ओ देवी जी, खुद से बातें और तारीफ बाद में, पहले काम कर लीजिए। साक्षी जल्दी से शावर ऑन करके खड़ी हो जाती है, फिर बोली, कान नहीं हाथी के कान है इसके पास, जब देखो तब मेरी बातें सुनती रहती है। कुछ देर बाद बाहर आई और जल्दी से तैयार होकर त्रिवेणी के साथ निकल गई। वहां पहुंचने में आधे घंटे का टाइम लग गया। सारे बच्चे और स्टाफ उन्हीं का इंतजार कर रहे थे प्रोग्राम शुरू करने के लिए। त्रिवेणी ने पहुंचने के बाद सबसे माफ़ी मांगा और जाकर बारी बारी सबसे मिली। सब बच्चे उससे मिलकर खुश थे। साक्षी भी बच्चों के साथ मस्ती में बिजी थी। बाकी चीज़ों से उसे कोई मतलब नहीं था। प्रोग्राम शुरू हुआ तो सब लोग उसी में बिजी हो गए। साक्षी के फ़ोन पर वर्तिका का कॉल आया तो वो त्रिवेणी को बोलकर पीछे चली गई, जहाँ कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। त्रिवेणी ने उसे जल्दी आने को बोल दिया।
साक्षी पीछे जाकर आराम से बात कर रही थी। काफ़ी टाइम हो गया लेकिन उसकी बात खत्म ही नहीं हो रही थी। आगे सारा प्रोग्राम जल्द ही खत्म कर दिया गया क्योंकि सूचना मिली थी कि यहाँ टेररिस्ट अटैक होने वाला है। अंदर कुछ टेररिस्ट छुपे हुए हैं और उनका पहला टारगेट बच्चे हैं। लेकिन पहले जानकारी मिलने से बच्चों को समय से पहले ही बाहर निकाल दिया गया था। त्रिवेणी साक्षी को ढूंढ ढूंढ कर परेशान थी और वो उसे कहीं मिल ही नहीं रही थी। पूरे एरिया में स्पेशल कमांडो लग चुके थे और उसे जल्द से बाहर निकालने को बोलने लगे। तो उसने बोला उसकी फ्रेंड अंदर है लेकिन कहीं दिख नहीं रही है। एक कमांडो आकर बोला, मैम अंदर कोई नहीं है, आप बाहर चलिए, क्या पता वो बाहर चली गई हो। तो भी वो जल्दी से उसके साथ बाहर निकल गई। लेकिन बाहर आकर पूरा एरिया ढूंढ लिया लेकिन साक्षी उसे कहीं नहीं मिली। अब वो और ज़्यादा परेशान हो गई और अंदर जाने की जिद करने लगी। लेकिन अंदर का पूरा एरिया सील कर दिया गया था जिससे अंदर जाना इम्पॉसिबल था। कुछ देर के बाद एक जीप आई और कुछ लोग पूरे के पूरे ब्लैक ड्रेस से नीचे उतरे। किसी का चेहरा साफ साफ नहीं दिख रहा था। सारे बच्चे और स्टाफ को तो हटा दिया गया था लेकिन इस एरिया को उड़ाया भी नहीं जा सकता क्योंकि अगल बगल बहुत से घर और दुकान थे जिससे करोड़ों का नुकसान हो सकता था और लोगों का भी। सबसे रिक्वेस्ट किया जा रहा था कि वो शांति से कोऑपरेट करें। शिवम से कुछ दूर पर त्रिवेणी को परेशान देखा तो उधर ही देखने लगा। वो बार बार किसी को फ़ोन मिला रही थी लेकिन शायद उसका फ़ोन लग नहीं रहा था। तो एक ऑफिसर को अपने पास बुलाकर उसके बारे में पूछा तो वो बोला उनकी फ्रेंड अंदर है लेकिन अब अंदर जाना मतलब। शिवम बोला ठीक है, तुम उनको यहाँ से लेकर बाहर सेफ एरिया में जाओ और आश्वासन दो उनकी फ्रेंड को कुछ नहीं होगा। तो कमांडो वहाँ से चला गया और त्रिवेणी को यहाँ से चलने को बोला लेकिन वो किसी भी तरह से बाहर चलने को राजी ही नहीं थी। कितनी बार कहने पर भी जब वो राजी नहीं हुई और शिवम कब से उसे देख रहा था, अब उसे गुस्सा आने लगा। एक तो इतनी लापरवाही और दूसरा किसी का बात भी नहीं मानना। तो गुस्से में आगे बढ़ा और जल्दी से उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती खींचकर बाहर निकाल कर बिना उसकी तरफ देखे अंदर आ गया और किसी को भी अंदर ना आने का बोल दिया। कुछ देर में दूसरे गाड़ी से देव और अंगद भी आ गए और उनके साथ भी पूरी कमांडो फोर्स थी और अंदर कितने टेररिस्ट थे किसी को पता ही नहीं था। साक्षी ने महसूस किया अचानक काफ़ी सन्नाटा हो गया है तो फ़ोन रखकर पीछे घूमकर देखी लेकिन अगल बगल कोई नहीं था। तो जल्दी से बाहर निकलने को हुई कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। साक्षी कौन है बे, किसकी इतनी हिम्मत। तब तक 3 लोग जो हाथ में AK-47 गन लिए हुए थे बोले, क्या बात है मैडम, कुछ ज़्यादा इज्जत नहीं दे रही हो, और अगर हम इज्जत देने पर आ जाएं तब क्या करोगी। साक्षी ने एक नज़र सबको देखा तो कुछ अंदाज़ा उसे हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर आराम से बैठते हुए बोली, तो दो ना इज्जत, मना किसने किया है। सबने एक दूसरे को देखा फिर उसकी तरफ देखकर हंसने लगे। साक्षी बोली, यार ये हंसा मत करो, अच्छा नहीं लगता। लाल लाल दांत तुम्हारे मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। और तुम लोग कोई स्पेशल गेस्ट हो क्या जो इधर छिप कर बैठे हो, क्योंकि जहाँ तक मुझे बताया गया है प्रोग्राम तो बाहर हो रहा था। एक उसके सामने आकर बोला, ओ लड़की ज़्यादा बकवास नहीं तो सारी की सारी गोली तुम्हारे अंदर उतार दूंगा, समझी। और कुछ देर और रुक जा, भी पता चल जाएगा हम कौन हैं। और अभी जानना चाहती हो तो बताओ, पूरा का पूरा पिक्चर दिखा दे और तुम्हारी सरकार को भी भेज दे, और तुम कहोगी तो काफ़ी रोमांटिक पिक्चर बनेगी हमारे साथ तुम्हारी। साक्षी बोली, वो अच्छा, तो आप हीरो और डायरेक्टर दोनों हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। कोई बात नहीं, मुझे मूवी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और इधर इधर की बातों से उन सबको पका रही थी और अपना फ़ोन ऑन कर दिया था जिससे उनकी सारी बातें त्रिवेणी को सुनाई दे रही थी। उसके तो हाथ पैर काँप रहे थे, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। वो कैसे कैसे कमांडो को अपना फ़ोन देकर सारी बातें बता दी। वो जल्दी से उसका फ़ोन लेकर अंदर आया और देव को पकड़ा दिया। देव ने सुना तो उसकी नसें खड़ी हो गई। अंगद उसे देखते हुए बोला, सर मैं अंदर जाऊंगा, आप ये जिम्मेदारी मुझे दीजिए, मैं लीड करना चाहता हूँ, प्लीज़ भरोसा कीजिए। देव ने फ़ोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। अंगद ने सुना तो गुस्से में बोला, ये तो। देव बोला, तो सोच लो कर सकते हो कि नहीं। अंगद बोला, सर कुछ भी हो जाए मैं उसे बचा लाऊंगा, आई प्रॉमिस। भले ही इसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन उसे कुछ नहीं होगा। शिवम उसके कंधे पर हाथ रख कर बोला, हमें सब सही सलामत चाहिए और किसी को कुछ नहीं होना चाहिए। अंगद बोला, जी सर, बोलकर आगे बढ़ गया। तब तक अंदर से आवाज़ आई, हमें सही सलामत बाहर निकल जाने दो वरना इस लड़की का क्या होगा तुम लोग अच्छे से जानते हो। अंगद और बाकी सब ने सुना तो सबकी मुट्ठियां कस गई, गुस्से से आंखें आग उगलने लगी। त्रिवेणी खुद से बोली, यार मैं क्यों लाई उसे अपने साथ, क्यों उसने इसी बार जिद किया।
हे महाकाल प्लीज़ कुछ करो, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं सबको क्या बोलूँगी। ये सब कुछ मेरी लापरवाही से हुआ है, प्लीज़ भगवान कुछ करो। इधर अंगद पूरी तरह तैयार था अंदर जाने के लिए और शिवम देव दूसरी तरफ से अंदर जा रहे थे। साची का फ़ोन ऑन देखा तो एक टेररिस्ट ने एक झापड़ खींचकर साची को मारा और उसका फ़ोन लेकर पटक कर बोला, ज़्यादा होशियारी कर रही है साली, अभी टाइम नहीं है, नहीं तो तेरा क्या हाल करते हमें भी नहीं पता, समझी। साची गुस्से में उसे घूरने लगी तो दूसरा बोला, वैसे उस्ताद कहो तो थोड़ा चख लिया जाए, क्या पता स्वाद चख कर आगे के काम में मज़ा आ जाए। तब तक बाहर से कुछ आवाज़ें आने लगी तो सब चौकन्ने हो गए। साची ने सुना तो गुस्से में बोली, बेटा जिंदा तो वैसे भी नहीं बचने वाले हो, तो ये फालतू के ड्रामे और सपने देखना छोड़ दो, और जो तुमने मारा है ना वो सूद समेत ना लिया तो मेरा नाम भी साची मल्होत्रा नहीं। सब उसकी बातें सुनकर हंसने लगे तो एक उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, ये आंखें अपने आशिक को दिखाना, हमें नहीं, क्योंकि हम कुछ पल के आशिक होते हैं। बोलते हुए उसके मुंह को अपने हाथ में दबाते हुए बोला, उस्ताद आप यहाँ का देख लो, आज अगर मैं मर जाऊँ तो भी कोई अफसोस नहीं, लेकिन इसे छोड़कर मरा तो ज़्यादा अफसोस होगा। बोलकर खींचकर उसे दूसरे साइड ले गया और झटके में उसे सामने फेंक दिया। फिर अपना गन फेंक कर बोला, तो चलो अब थोड़ा मज़े हमें भी लेने दो। और जैसे ही उसके ऊपर गया साक्षी जल्दी से पलट गई और गन हाथ में लेते हुए बोली, सच कहा है किसी ने, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अरे एक बार मुझे जान तो लेता मैं हूँ कौन, और बिना वक्त गवाए उसे गोली मार दी। गोली की आवाज़ से अंदर आ रहे अंगद और बाकी सबकी हालत ख़राब हो चुकी थी। दोनों टेररिस्ट जल्दी से अंदर आए तो उनका साथी मरा हुआ था और लड़की गायब। तो जल्दी से एक दूसरे को देखते हुए बोले, तुम इधर जाओ मैं उधर देखता हूँ, और अलग अलग चले गए। साक्षी वहीं पर छुपी हुई थी तो दोनों के जाने के बाद बाहर निकली और उसे एक लात मारते हुए बोली, साले कुत्ते कमीने, तूने मेरे साथ कुछ भी करने की सोचा कैसे बे। और गुस्से से एक लात उसके मुंह पर मारते हुए बोली, जा जहन्नुम में सड़। अंगद और देव जल्दी से दोनों इस तरफ घुस चुके थे। देव जल्दी से आगे बढ़ा तो उसे डेड बॉडी देखकर कुछ समझ नहीं आया और वो इधर उधर देखकर आगे बढ़ा कि किसी ने उसके पीछे गन पॉइंट किया और हाथ ऊपर करने को बोला तो उसने हाथ ऊपर कर लिया। अंगद ने देखा और जैसे ही गोली चलाने वाला था कि उससे पहले ही किसी ने उसके पैर में गोली चला दिया और वो नीचे गिर गया। कुछ देर बाद तीसरे को भी जिंदा पकड़ लिया गया और सबको लेकर बाहर आए। साक्षी भी सबके साथ ही बाहर आई तो त्रिवेणी ने खींचकर उसे झापड़ मारा और गले लगा कर बोली, बेवकूफ़ है क्या तू, क्या ज़रूरत थी तुझे मुझे छोड़कर जाने की। अगर तुझे कुछ हो जाता तो सबको मैं क्या बोलती। साक्षी गाल पर हाथ रख कर बोली, इतना तेज तो उसने भी नहीं मारा था जितना तूने मारा। त्रिवेणी उसके गाल पर हाथ रख कर उसे देखते हुए बोली, किसने मारा तुझे, बता तो मैं उसका मुंह नोच लूँगी। पूरे एरिया को अच्छे से चेक किया जा रहा था। अंदर से कुछ असलहा, बम और कुछ खाने पीने के सामान मिले थे। देव अंगद का पीठ ठोक कर बोला, गुड, तुमने अच्छा काम किया। अंगद बोला, मैंने कहाँ कुछ किया सर, इतना बड़ा काम तो उन्होंने किया। देव बोला, बात तो सही है यार, लेकिन उसने ये सब कहाँ से सीखा। शिवम बोला, ये तो वही बताएगी, चलो पूछ लेते हैं। देव बोला, अभी नहीं, जब तक पूरा मिशन कंप्लीट न हो जाए तब तक हम किसी को नहीं जानते, और आगे बढ़ गया। त्रिवेणी भी साक्षी को लेकर होटल आ गई। दोनों काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी, इसलिए अब खाना खाकर आराम करना ही बेहतर समझा। कुछ दिन सबका ऐसे ही निकल गया। त्रिवेणी फिर से एनजीओ के कामों में लग गई, लेकिन अब साक्षी को अपने पास ही रखती, बाहर एक मिनट भी उसे अकेले में इधर उधर नहीं जाने देती। शिवम, देव और अंगद ने भी उन तीनों टेररिस्टों की मदद से बाकी जितने भी ब्लास्ट और अटैक होने वाले थे सबको पहले ही पकड़ लिया और किसी को कुछ पता भी नहीं चला। इन्हीं सब में 2 महीना कब निकल गया किसी को पता भी नहीं चला। उसके बाद साक्षी भी कभी अंगद से नहीं मिली और ना ही अंगद उससे मिला। दोनों अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। सुबह 8 बज रहे थे। साक्षी अभी भी आराम से सो रही थी। त्रिवेणी बोली, साक्षी घर नहीं जाना क्या तुझे, 10 बजे की फ़्लाइट है यार, अब तो उठ जा। लेकिन साक्षी अभी भी उठने का नाम नहीं ले रही थी। त्रिवेणी गुस्से से बोली, उठेगी। या फिर साक्षी उठते हुए बोली, बस बस मेरी माँ उठ गई और जल्दी से बाथरूम से तैयार होकर आते हुए बोली, चल हो गया मेरा। त्रिवेणी बोली, कुछ नहीं हो सकता तेरा, चल। और दोनों जल्दी से बाहर निकली। साक्षी बोली, तूने मेरा पर्स तो लिया ना। त्रिवेणी उसे घूरते हुए बोली, अब तू अपना पर्स भी। साक्षी बोली, बस 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 1 मिनट लगता है, रूम में छूट गया है। और वापस भागी और रूम में जाकर देखी तो बेड के एक साइड पर पड़ा हुआ था, तो जल्दी से उसे उठाया और फिर वैसे ही बिना देखे बाहर भागी।
त्रिवेणी बोली, यार आराम से चल, इतना दौड़ क्यों रही है। साक्षी बोली, तुमने ही तो बोला लेट हो रहा है। अच्छा चल। और दोनों कैब से एयरपोर्ट के लिए निकल गई। साक्षी चिल्लाते हुए बोली, हे शिवम। त्रिवेणी उसकी तरफ देखते हुए बोली, फिर से तुझे दौरे पड़ रहे हैं। साक्षी बोली, नहीं यार, मैंने उन्हें देखा है उस साइड। तू एक काम कर, यकीन नहीं तो फ़ोन मिला भी पता चल जाएगा। त्रिवेणी बोली, यार छोड़ ना, कोई और रहा होगा। साक्षी बोली, नहीं वही थे, और उनके साथ साथ देव जीजू भी थे। त्रिवेणी बोली, अच्छा ये सब छोड़, चल। कुछ देर में दोनों एयरपोर्ट पहुंच गई। साक्षी बोली, तू बैठ, मैं वॉशरूम से आ रही हूँ। त्रिवेणी बोली, जल्दी आना। साक्षी हाथ जोड़कर, बस देवी माँ 5 मिनट, ठीक है। त्रिवेणी ने सर हाँ में हिला दिया और आगे बढ़ गई, लेकिन उसे बैठे हुए 5 मिनट हो चुका था। साक्षी अभी तक बाहर नहीं आई तो त्रिवेणी को फिर से उसकी चिंता होने लगी और वो उठकर जल्दी जल्दी बाहर जाने लगी कि किसी ने उसके हाथ को पकड़कर साइड में खींच लिया। त्रिवेणी का हाथ किसी ने अचानक पकड़कर साइड में खींच लिया। वो डर कर चिल्लाने ही वाली थी कि उसके मुंह पर किसी ने हाथ रखकर बंद कर दिया। त्रिवेणी ने अब आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा तो पैर पटकने लगी, क्योंकि सामने वाले के चेहरे पर मास्क लगा था। वो काफ़ी कोशिश कर रही थी लेकिन छूट ही नहीं पा रही थी। अब थक हार कर शांत हो गई, लेकिन आंखों में आंसू भर आए। शिवम ने देखा तो जल्दी से उसके मुंह से हाथ उठाया और अपने चेहरे से मास्क हटाकर दूर फेंक कर बोला, अरे यार चश्मिश, मैं हूँ, देखो मुझे। त्रिवेणी ने जैसे ही उसकी आवाज़ सुनी तो उसकी ओर देखने लगी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सच में शिवम उसके सामने है, लेकिन जब उसका चेहरा छूकर देखा तब जाकर उसे यकीन हुआ और जल्दी से उसके सीने से लगकर और तेज तेज से रोने लगी। शिवम उसके सर पर हाथ रखकर, अरे यार अब रो क्यों रही हो, अब तो जान गई हो ना मैं ही हूँ, या फिर मेरे यहाँ होने से रो रही हो। त्रिवेणी बोली, मैंने आपको बहुत मिस किया। और आपने बोलकर उसे देखने लगी। फिर बोली, आपने एक बार भी मुझे फ़ोन नहीं किया, और अब ऐसे कौन डराता है। शिवम उसका चेहरा अपने हाथ में लेकर, अच्छा तो जब इतना मिस किया तब तो सज़ा बनती है, अब तो डरा भी दिया तो अब तो डबल सज़ा, बोलो मुझे क्या करना होगा। त्रिवेणी उसे छोड़कर जाते हुए बोली, मुझे अभी आपसे कोई बात नहीं करनी, और जाने लगी। शिवम उसका हाथ पकड़कर, अरे यार ऐसे कौन बात नहीं करनी है, और मुझे तो अपने चश्मिश से बहुत सारी बातें करनी है, मेरे पीछे क्या क्या किया सब जानना है। त्रिवेणी को याद आया वो इधर क्या करने आई थी, तो शिवम का हाथ पकड़कर उसे ले जाते हुए बोली, चलिए मुझे साक्षी को ढूंढना है, कहीं फिर से कोई मुसीबत में ना फंस जाए। शिवम उसका हाथ पकड़कर थोड़ा अपने करीब करते हुए बोला, तुम उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो, वो तो खुद ही मुसीबत है, तो मुसीबत उसके अगल बगल भी नहीं भटकेगी। त्रिवेणी बोली, नहीं आपको कुछ नहीं पता उसके बारे में, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, चलिए उसे ढूंढते हैं। और शिवम को खींचकर बाहर चली गई। साक्षी वॉशरूम से बाहर जा रही थी कि कोई जानबूझकर उससे टकरा गया। साक्षी बोली, दिख नहीं रहा है, अंधे हो क्या। नज़र उठाकर सामने देखा तो अंगद मुस्कुरा रहा था। साक्षी उसे साइड करके बाहर जाने लगी तो अंगद पीछे से बोला, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। साक्षी बाहर जाते हुए खुद से बोली, पहचानना भी नहीं चाहती, और बाहर निकल गई। अंगद बोला, ओ हेलो मैडम, आप शायद भूल गई, हम पहले भी मिल चुके हैं, और उसके पीछे पीछे आया। लेकिन साक्षी उसे पूरी तरह से इग्नोर करके जल्दी से आगे बढ़ गई। अंगद वहीं खड़े उसे देखने लगा, लेकिन साक्षी ने उसे दोबारा एक बार भी नहीं देखा, तो अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, अंगद बेटा, लगता है बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा, चल अभी से शुरू हो जा। त्रिवेणी साक्षी को ढूंढते हुए बाहर आई तो सामने से साक्षी बड़बड़ाते हुए चली आ रही थी। त्रिवेणी बोली, साक्षी। साक्षी ने उसकी आवाज़ सुनी तो उधर ही देखने लगी, और शिवम को उसके साथ देखा तो जल्दी से उसके पास आकर बोली, अरे वाह जीजू, आप यहाँ, व्हाट अ सरप्राइज। वैसे मैंने आते वक्त आपको देखा था। फिर त्रिवेणी की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन किसी को मेरे पर यकीन ही नहीं है। शिवम बोला, लेकिन मुझे तो आप पर सबसे ज़्यादा यकीन है, कोई करे या ना करे, मैं तो हमेशा करता हूँ। साक्षी बोली, थैंक यू। वैसे अगर कोई बीच में नहीं आता ना तो मैं आपको पक्का प्रपोज करने वाली थी, उसके बाद हम दोनों साथ साथ होते, कितना अच्छा होता ना। त्रिवेणी गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, ठीक है मैं जा रही हूँ, जो करना है कर। शिवम उसका हाथ पकड़कर जल्दी से अपने पास खींच लिया और साक्षी से बोला, मैंने तो आपको पहले भी कहा था और आज फिर से बोल रहा हूँ, मेरी मंजिल मुझे मिल चुकी है और आपकी आपका रास्ता देख रही है। अंगद उसके तरफ आते हुए बोला, चले सर, फ्लाइट का टाइम हो गया है। शिवम बोला, बिल्कुल चलो, और त्रिवेणी का हाथ पकड़कर आगे निकल गया। अंगद साक्षी के पास आते हुए बोला, चलें।
साक्षी उसे इग्नोर करके शिवम के पीछे पीछे जाने लगी। अंगद थोड़ा तेज बोला, यार ये लड़कियां इतना भाव क्यों खाती हैं? जब सामने से बोलो तो भाव खाएंगी और फिर जब नहीं बोलो तो पास आएंगी। साक्षी उसके पास आकर बोली, क्या बोला तुमने? अंगद उसके कमर में हाथ डालकर अपने करीब करते हुए बोला, आई लव यू। साक्षी घूर कर उसे देखने लगी तो अंगद उसे छोड़कर हंसते हुए बोला, सपने देखो मैं जा रहा हूँ। साक्षी बोली, समझता क्या है अपने आप को, लंगूर कहीं का। और वो भी अंदर आ गई। त्रिवेणी शिवम का हाथ पकड़कर साथ साथ चल रहे थे। देव अभी कुछ दिन बाद आने वाला था। अंगद भी अपना बैग लेकर आराम से मस्ती में आ रहा था और सबसे पीछे साक्षी पैर पटकते हुए गुस्से में चली आ रही थी। कुछ देर में सबने चेक इन किया। शिवम और त्रिवेणी साथ ही बैठ गए। त्रिवेणी साक्षी को देखते हुए बोली, साक्षी तू अंगद जी के पास बैठ जा, वहाँ क्या कर रही है? साक्षी बोली, तू बैठ मैं देखती हूँ। फिर अपना सर पकड़ते हुए बोली, यही क्यों भगवान जी, हमेशा हमेशा आप मेरे साथ चीटिंग करते हो। दिस इज़ नॉट फेयर। अंगद हेडफोन लगाकर आराम से बैठ गया। साक्षी उसके पास आते हुए बोली, इधर आओ, मुझे खिड़की के पास जाना है। लेकिन अंगद उसे फुली इग्नोर कर रहा था, जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो। 2-3 बार बोलने के बाद भी जब उसने नहीं सुना तो साक्षी ने बगल वाले लड़के के हाथ से कोल्ड ड्रिंक्स लिया और थोड़ा सा उसके ऊपर डाल दिया। अंगद हड़बड़ा कर उठ गया और साक्षी अंदर चली गई। अगल बगल वाले उन दोनों को देखने लगे तो अंगद ने सबकी तरफ देखकर एक स्माइल पास किया और सर पर उंगली घुमाकर बैठ गया। साक्षी बोली, क्या इशारे कर रहे थे? देखा था मैंने। अंगद अपने तरफ उंगली करके बोला, मुझसे बात कर रही हैं आप? फिर अपने अगल बगल देखने लगा। साक्षी उसका हाथ पकड़कर, तुमसे ही बात कर रही हूँ, और कोई भी दिख रहा है क्या तुम्हें? अंगद मुस्कुराते हुए बोला, वो आप मेरा हाथ ऐसे पकड़ी हुई हैं, बाद में फिर मुझ पर ही इल्जाम लगाएंगी। साक्षी उसका हाथ छोड़ते हुए बोली, वो गलती से पकड़ लिया। अंगद बोला, वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा था अगर आप जानबूझकर। साक्षी ने उसे घूर कर देखा तो उसके आगे की बातें मुंह में ही रुक गई। फिर जल्दी से बोला कि जानबूझकर थोड़े ना पकड़ेंगी, यही बोल रहा था। साक्षी एक मैगजीन लेकर पढ़ने लगी तो अंगद एक नज़र उसे देखकर गाने लगा, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। और एयर हास्टस को देखकर बोला, आप एक कॉफ़ी? साक्षी खुद से बोली, पहली बार मिला था तो एकदम से बाल ब्रह्मचारी, और अब बेटा हो गए हैं सब पे भारी, जैसे आज तक लगता नहीं है छोड़ी है एक भी नारी। फिर खुद से बोली, वाह साक्षी तू तो छा गई। एयर हॉस्टेस अंगद को काफ़ी देकर चली गई तो अंगद साक्षी को दिखाकर बोला, लेना है? साक्षी बोली, जी नहीं। अंगद बोला, अरे ले लीजिए, क्या पता आपका मूड कुछ ठीक हो जाए। वैसे आप हमेशा ऐसे ही रहती हैं या फिर कभी कभी करेले अवतार से बाहर आ जाती हैं? साक्षी बोली, क्या कहा? करेला अवतार? तुम्हारा दिमाग? अंगद बीच में ही बोला, बिल्कुल परफेक्ट जगह पर है और सही सलामत। आपको नहीं पीना कोई बात नहीं, मैं ही पी जाऊंगा। उसके पीने से पहले ही साक्षी उसके हाथ से कॉफ़ी लेते हुए बोली, जब इतना बोल ही दिया है तो पी ही लेता हूँ, और सिप लेकर सारा का सारा अंगद के ऊपर उलट दिया। अंगद उठते हुए बोला, सत्यानाश हो, आज तो मेरा दिन ही खराब हो गया। साक्षी उसे घूरते हुए बोली, इसमें तुमने जहर मिलाया है या फिर जमाल गोटा? सच सच बताओ, तुम मुझे मारकर अपना बदला लेना चाहते थे, है ना? अंगद बोला, सच में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अरे यार कुछ तो दिमाग लगाओ, तुम्हें अपने बगल में बैठा कर मारूंगा मैं। साक्षी बोली, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम क्या करो? अंगद बोला, वो तो मैं भी बोल सकता हूँ कि तुम। साक्षी बोली, बस करो और भोपाल पहुँचने तक कुछ मत बोलना, समझे? अंगद उसके थोड़ा करीब बढ़कर, तो क्या भोपाल में मुझे बोलने की आज़ादी है? बिल्कुल भी नहीं, उसके बाद मुझे कभी अपनी शक्ल भी मत दिखाना, साक्षी बोली और आंखें बंद करके सर सीट से लगा लिया। अंगद बोला, अकड़ू। साक्षी बोली, तुमसे कम। अंगद अब मन में बोला, मुझसे ज़्यादा। शिवम त्रिवेणी का हाथ पकड़कर बैठा था। त्रिवेणी उसके कंधे पर सर रखकर आंख बंद करके बैठी हुई थी। तो मेरे पीछे यहाँ क्या कर रही थी? शिवम पूछा। त्रिवेणी बोली, वो चैरिटी प्रोग्राम था एनजीओ के बच्चों का, इसलिए आना पड़ा। जहाँ जहाँ होता है चली जाती हूँ, इससे उन्हें सपोर्ट मिलता है। बाकी फैमिली के नाम पर उनका है ही कौन? शिवम बोला, अच्छा तो कहीं? त्रिवेणी उसे बीच में रोकते हुए बोली, इसके आगे कुछ भी नहीं बोलेंगे आप, ऐसा कुछ भी नहीं। शिवम उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, तो वो भोपाल जाने के बाद पता चलेगा। त्रिवेणी बोली, क्या करने वाले हैं आप भोपाल में? शिवम बोला, वो तो अब वहीं पता चलेगा, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। त्रिवेणी बोली, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं करेंगे? देखिए अभी से बता दीजिए, नहीं तो। शिवम बोला, भरोसा नहीं है।
त्रिवेणी मासूम सा शक्ल बनाकर उसे देखने लगी तो शिवम बोला, चश्मिश मैं नहीं फंसने वाला, और आंखें बंद कर लिया। और इधर साक्षी और अंगद का शीत युद्ध पूरे जोरों शोरों से चल रहा था। अगल बगल वाले भी सुन सुनकर पक चुके थे कि आखिर ये दो दुश्मन आज एक ही जगह पर क्यों टकरा गए। सब लोग भोपाल पहुंच चुके थे, लेकिन अंगद और साक्षी अभी भी लड़े जा रहे थे। त्रिवेणी उसका हाथ पकड़कर बोली, बस कर मेरी माँ, कितना लड़ती है, चल अब हो गया, अब दूसरे दिन के लिए भी थोड़ा बहुत छोड़ दे। साक्षी बोली, नहीं आज ना तू मेरा हाथ छोड़, ये लंगूर समझता क्या है अपने आप को। मुझे साक्षी मल्होत्रा को बोला, इसकी हिम्मत कैसे हुई, आज तो मैं इसका मर्डर कर दूंगी। अंगद बोला, तो मैंने हाथ में कोई हथकड़ी नहीं पहनी है जो आपको छोड़ दूंगा, समझी। बड़ी आई अपने आप को ग्रेट समझने वाली। अरे ग्रेट तो हम होते हैं जो दुश्मनों से जाकर सामने से भिड़ जाते हैं। साक्षी त्रिवेणी को देखकर, देखा तुमने, अब बोल गलती किसकी है। त्रिवेणी ने शिवम से रिक्वेस्ट किया तो शिवम अंगद से बोला, चलो और साक्षी से माफ़ी मांगो। अंगद बोला, जी नहीं सर, अब मैं गोली खा लूँगा लेकिन माफ़ी कभी नहीं, इम्पॉसिबल। त्रिवेणी साक्षी से बोली, छोड़ ना यार ये सब, चल घर चलते हैं, थक चुके हैं यार। साक्षी बोली, नहीं, जब तक ये लंगूर मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगा मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलने वाली। शिवम अंगद के पास जाकर बोला, अंगद मांग लो माफ़ी, क्या पता इम्प्रेस हो जाए। अंगद ने उसे देखा तो शिवम बोला, गारंटी। अंगद बोला, ओके। फिर साक्षी के पास जाकर बोला, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। साक्षी बोली, सॉरी सॉरी माई फुट, चल त्रिवेणी, और उसका हाथ पकड़कर वहाँ से चली गई। अंगद शिवम की तरफ देखा तो वो त्रिवेणी को बाय बोलने में बिजी था। अंगद बोला, सर आपने मेरे साथ चीटिंग किया है। शिवम ने सुना तो उसकी तरफ देखते हुए बोला, अरे यार चलो यहाँ से, मैं बताता हूँ, और उसके कंधे पर हाथ रख कर बोला, जब देखो तब तुम मुझसे बस लड़ते रहते हो, अब ऐसे लड़ोगे तब कोई लड़की तुम्हें भाव क्या देखेगी भी नहीं, समझे। अंगद बोला, मैं कहाँ लड़ता हूँ, लड़ती तो वो हैं जैसे मैं कोई उनका पुराना दुश्मन रहा हूँ। अच्छा वो सब छोड़ो और अब ये सोचो आगे तुम्हें क्या करना है, और दोनों जाकर गाड़ी में बैठ गए। त्रिवेणी साक्षी से बोली, उसने तुझे सॉरी बोला और तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसे माफ़ करके आगे बढ़ जाना चाहिए। साक्षी बैठते हुए बोली, तुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता इसलिए ऐसा बोल रही है, वो जैसा दिखता है ना वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, एक नंबर का लंगूर है और मैं उसे माफ़ नहीं करने वाली। त्रिवेणी बोली, अच्छा मैंने सुना है तुझे जितना लड़ते हैं वो एक समय बाद एक दूसरे से उतना ही प्यार भी करते हैं। साक्षी बोली, भूल जाइए, दूसरों के लिए होता होगा, मेरे लिए नहीं, मैं और उससे प्यार, इससे अच्छा तो मैं कुंवारी मर जाऊं। त्रिवेणी उसे देखते हुए बोली, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है पहला क्रश तुम्हारा शायद वही था, फिर ऐसा भी क्या हो गया जो तुझे उससे इतनी नफरत हो गई। साक्षी बोली, कुछ नहीं, चल अब मैं बहुत थक गई हूँ और एक हफ्ते बाद वर्तिका भी आ रही है तो मज़े करेंगे। क्या वर्तिका आ रही है? साक्षी बोली, तो इतना शॉक्ड क्यों हो रही है जैसे वर्तिका नहीं कोई तोप हो। त्रिवेणी बोली, तुमने उससे कुछ बोला तो नहीं ना, देख सच सच बोल। नहीं यार कुछ नहीं बोला, और एक काम करना किसी को बताना मत, वो सरप्राइज़ देगी सबको। अब तो उसके आने के बाद ही पता चलेगा सरप्राइज़ मिलेगा या शौक, त्रिवेणी ने कहा। कुछ देर में त्रिवेणी साक्षी को उसके घर छोड़कर अपने घर चली गई। इधर शिवम भी अंगद को छोड़कर अपने फ्लैट पर चला आया। देव मुंबई से 2 दिन बाद आने वाला था, वर्तिका ने उसे भी नहीं बताया था कि वो आ रही है। दूसरे दिन शिवम ने त्रिवेणी को फ़ोन करके मिलने को बोला तो त्रिवेणी बोली, आज नहीं मिल सकते शिवम, आज पापा के दोस्त आने वाले हैं किसी ज़रूरी काम से, और पापा ने मुझे रुकने के लिए बोला है। हे चश्मिश, देखो अब ये सब ज़्यादा हो रहा है, अगर शाम तक नहीं आई ना तो फिर देखना मैं क्या करता हूँ। और भी एक बात ध्यान से सुन लो, तुमने मुझसे अभी तक कुछ भी नहीं कहा है तो ये बात भी याद रखना, बोलकर फ़ोन कट कर दिया। त्रिवेणी खुद से बोली, मतलब हद होती है यार, सच में कुछ लोग ना सच ही कहते हैं, पहले प्यार करो फिर उसके नाम पर टॉर्चर सहो। तब तक उसके पापा ने आवाज़ दिया तो वो उनके पास चली गई। त्रिवेणी के पापा विनय जी बोले, त्रिवेणी बेटा तैयार क्यों नहीं हुई अभी तक, कुछ देर में मेहमान आने वाले हैं, तुम्हें ऐसे देखेंगे तो क्या सोचेंगे। त्रिवेणी बोली, बस जा रही हूँ। विनय जी उसके सर पर हाथ रखकर, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो। कुछ नहीं पापा, बस कुछ काम था। विनय जी बोले, बेटा काम तो हमेशा ही लगा रहता है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सब अपनी लाइफ जीना भूल जाएं। और अब जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। त्रिवेणी बिना उनकी बातों को ध्यान दिए अपने रूम में चली आई। कुछ देर में सारे मेहमान आ गए। त्रिवेणी की मम्मी सुधा जी उसे लेने उसके रूम में आई तो वो अभी बस कपड़े पहनकर वैसे ही बैठे कुछ सोच रही थी।
सुधा जी त्रिवेणी से बोली, बेटा ये क्या है, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम। त्रिवेणी बोली, बस आ ही रही हूँ माँ। कुछ देर में त्रिवेणी नीचे आई और विनय जी ने सबको उससे मिलवाया। त्रिवेणी का उन लोगों पर कोई ध्यान ही नहीं था। वो तो बस शिवम के बारे में सोच रही थी कि कैसे अपने मम्मी पापा को उसके बारे में बताएगी। कुछ देर बाद विनय जी बोले, तो आगे का जो भी हो, आज बच्चे एक दूसरे से बात कर ले। मुझे तो नवीन पहले से ही पसंद है और अब मैं और देर नहीं कर सकता। नवीन के पापा सतीश कौशिक, अरे मुझे भी कोई देर नहीं करनी, और नवीन और त्रिवेणी तो एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई भी दिक्कत होगी। त्रिवेणी ने सुना तो हैरानी से बोली, एक्सक्यूज़ मी अंकल, आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। बीरेन जी उसके सर पर हाथ रखकर, अरे बच्चा, तुम्हारी शादी के बारे में, और मैंने और तुम्हारी माँ ने नवीन को तुम्हारे लिए पसंद किया है और मुझे नहीं लगता कि इससे तुम्हें कोई परेशानी होगी। त्रिवेणी ने जैसे ही सुना तो जल्दी से बोली, ये आप लोग क्या बोल रहे हो, मैं सिर्फ नवीन को एक अच्छा दोस्त मान सकती हूँ, लेकिन शादी। सतीश जी बोले, अरे बेटा, एक अच्छा दोस्त एक सबसे अच्छा पार्टनर बनता है और मुझे तो लगता है तुम दोनों। त्रिवेणी बीच में ही बोली, सॉरी अंकल, आई लाइक समवन। बीरेन जी थोड़ा गुस्से में बोले, क्या। त्रिवेणी बोली, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। नवीन कब से सबकी बातें सुन रहा था। उठते हुए बोला, सॉरी अंकल, लेकिन आपको एक बार त्रिवेणी से पूछ लेना चाहिए था। सतीश जी बीरेन के कंधे पर हाथ रखकर, बीरेन ठंडे दिमाग से काम ले, अब हम चलते हैं, कोई ज़रूरत हो तो प्लीज़ कॉल करना, हम हमेशा दोस्त रहेंगे, बोलकर नवीन के साथ चले गए। बीरेन जी सुधा जी को देखकर बोले, देख रही हैं, यही पूरा विश्वास था आपको। अभी तो सिर्फ मजाक चलता था, लेकिन अब तो सच में मजाक बन गया। मैं कितना विश्वास के साथ मैंने सतीश को जबान दिया था और अब सब कुछ खत्म हो गया, बोलकर गुस्से से बाहर चले गए। सुधा जी त्रिवेणी को देखकर, ये सब क्या था बेटा, क्या ये सच है कि तुम किसी को पसंद करती हो, कौन है वो, क्या हम जानते हैं उसे। त्रिवेणी उनका हाथ पकड़कर, माँ शिवम बहुत अच्छे हैं, आप और पापा बस एक बार उनसे पर्सनली मिल लीजिए। सुधा बोली, कहीं ये देव का दोस्त तो नहीं है। त्रिवेणी बोली, जी वही हैं। सुधा जी, ठीक है, तो उससे बोल दो वो अपने माँ पापा को लेकर हमारे घर आए, तब तक मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूँ। त्रिवेणी ने सुना तो बोली, माँ। सुधा जी बोली, अब क्या प्रॉब्लम है। त्रिवेणी थोड़ा हिम्मत करके बोली, उनके माँ पापा का डेथ बहुत पहले एक कार एक्सीडेंट में हो चुका है, वो अकेले रहते हैं। सुधा जी बोली, क्या। फिर कुछ देर बाद बोली, तुम्हारे पापा नहीं मानेंगे तो आप मनाओ ना उन्हें, शिवम जी बहुत अच्छे हैं, आप लोग बस एक बार मिल तो लो। सुधा जी बोली, कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझे। त्रिवेणी उनका हाथ पकड़कर, प्लीज़ प्लीज़ माँ। सुधा जी बोली, ठीक है, तुम बच्चे ना बस अपनी मनमानी करते हो। त्रिवेणी बोली, ठीक है, मुझे साक्षी से कुछ काम है, शाम तक आ जाऊंगी, आप तब तक पापा को मना लेना, बोलकर अपने रूम में जाकर चेंज किया और जल्दी से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद बीरेन जी घर आए। वो अभी भी काफ़ी गुस्से में लग रहे थे। सुधा जी उनके पास आकर बैठते हुए बोली, अब छोड़िए ना ये सब, और जहाँ बच्चे खुश वहाँ हमें भी खुश रहना चाहिए। बीरेन जी बोले, त्रिवेणी कहाँ है। सुधा जी बोली, वो साक्षी के पास गई है, उससे कुछ काम था। ठीक है, फ़ोन लगाइए साक्षी को। सुधा जी बोली, आपको भरोसा नहीं है क्या अपनी बेटी पर, फ़ोन लगाइए तो। सुधा जी साक्षी को फ़ोन करके बोली, हाँ साक्षी बेटा। बीरेन जी बोले, स्पीकर कीजिए। सुधा जी स्पीकर करके बोली, हाँ बेटा, त्रिवेणी पहुंच गई क्या तुम्हारे पास। साक्षी बोली, नहीं आंटी, और वो मेरे पास क्यों आएगी, कुछ काम था क्या उसे। सुधा बोली, सॉरी बेटा, तुम्हें डिस्टर्ब किया, और बिना कुछ बोले फ़ोन रख दी। बीरेन जी बोले, देखा आपने, हम दोनों के छूट देने का नतीजा, ये ज़रूर उसी लड़के से मिलने गई होगी। सुधा जी बोली, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, शिवम अच्छा लड़का है, हम लोग भी तो देव और वर्तिका की सगाई में देखे थे उसे। बीरेन जी, त्रिवेणी शिवम को पसंद करती है। सुधा जी बोली, और मुझे तो। बीरेन जी उठते हुए बीच में ही बोले, कभी नहीं, मैं अपनी बेटी को कुएं में डाल दूंगा, लेकिन शिवम शुक्ला से शादी कभी नहीं, और त्रिवेणी को कॉल करके घर बुलाइए, नहीं तो फिर आगे जो भी होगा उसकी जिम्मेदार वो खुद होगी, बोलकर चले गए। त्रिवेणी शिवम के फ्लैट पर पहुंची और एक बार खुद को देखा और घंटी बजाई, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। 2-3 घंटी मारने के बाद शिवम ने आकर दरवाज़ा खोला, और जैसे ही त्रिवेणी को देखा तो उसका हाथ पकड़कर अंदर खींचते हुए जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया। त्रिवेणी इतने झटके में खींचे जाने से एकदम हड़बड़ा गई। शिवम उसे दीवार से लगाते हुए बोला, इतना लेट आने का रीज़न क्या मैं जान सकता हूँ, या सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए था वो सब।
त्रिवेणी को उसके सांसें अपने गर्दन के आसपास महसूस हो रही थी, जिससे वो परेशान सी आंखें बंद करके खड़ी थी। शिवम बोला, कुछ पूछ रहा हूँ मैं? त्रिवेणी धीरे से आंखें खोलकर उसे देखते हुए बोली, आप थोड़ी दूर से बात कीजिए ना। शिवम उसके बालों में उंगली चलाते हुए बोला, क्यों, आपको मेरे करीबी से कोई प्रॉब्लम है? और अब तो मैं इससे भी करीब होकर बात करूँगा। आखिर अभी तक आपने मुझे वो कहा ही नहीं जिसको सुनने के लिए मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। त्रिवेणी बोली, प्लीज़ समझिए ना। शिवम उसे अपने करीब खींचकर बोला, मेरी आंखों में देखो और बोलो। त्रिवेणी ने आंखें खोलकर उसे देखा तो वो उसे ही देखे जा रहा था। त्रिवेणी बोली, आप? शिवम उसके होठों पर उंगली रखकर, आज कुछ नहीं, अब मुझे सिर्फ वही सुनना है। और उसका हाथ लेकर अपने दिल पर रखते हुए बोला, कैसे कैसे समझाया है इसे, अब बगावत कर रहा है। तब तक त्रिवेणी का फ़ोन बजने लगा। शिवम, इस फ़ोन को भी अभी आना था। त्रिवेणी ने फ़ोन देखा तो उसकी मम्मी का था, तो फ़ोन उठाते हुए बोली, जी माँ। सुधा जी बोली, मुझे पता है इस समय तुम शिवम के साथ हो, लेकिन ये बात तुम्हारे पापा को भी पता चल चुकी है और वो काफ़ी गुस्से में है, इसलिए जल्दी से घर आ जाओ बेटा। त्रिवेणी बोली, लेकिन माँ। सुधा जी बोली, अभी घर आओ। त्रिवेणी बोली, जी आ रही हूँ बोलकर फ़ोन रख दिया और देखा तो शिवम उसके पीछे नहीं था। त्रिवेणी ने आगे बढ़कर देखा तो शिवम बालकनी में खड़ा सामने से देख रहा था। त्रिवेणी उसे पीछे से जाकर हक करते हुए बोली, अभी मुझे जाना होगा, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। शिवम ने कुछ नहीं बोला। त्रिवेणी उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोली, मैं जल्द आऊँगी, अभी कुछ ज़रूरी काम है। शिवम थोड़ा गुस्से से उसका हाथ झटकते हुए बोला, जाओ प्लीज़ जल्दी जाओ और जिससे मिलना है मिल लो। त्रिवेणी बोली, ये क्या बोल रहे हैं आप? शिवम बोला, तो क्या तुम्हें देखने लड़के वाले नहीं आए थे? त्रिवेणी बोली, लेकिन। शिवम बोला, हाँ यही ना कि मुझे कैसे पता। फिर अपना फ़ोन उसके सामने कर देता है जिसमें त्रिवेणी और नवीन के साथ में बैठी फ़ोटो थी। त्रिवेणी बोली, ये सब तो बस। शिवम उसका हाथ पकड़कर, जाओ कुछ नहीं जानना, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, और गेट तक लाते हुए बोला, अब हम दोनों के रास्ते आज से और अभी से अलग होते हैं। त्रिवेणी उसके चेहरे को बस एकटक देखे जा रही थी। ये सब बोलते हुए उसे कितनी तकलीफ हो रही थी उसे खुद भी शायद पता नहीं था। शिवम उसे बाहर निकाल कर जैसे ही दरवाज़ा बंद करने को हुआ, त्रिवेणी ने अपना हाथ आगे कर दिया और दरवाज़ा जैसे ही बंद हुआ उसका हाथ दब चुका था, लेकिन उसने आंखें बंद कर लिया और मुंह से दर्द के लिए एक आह भी नहीं निकली। शिवम जल्दी से दरवाज़ा खोलते हुए बोला, ये क्या है, लग गई ना? और उसका हाथ पकड़ने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, त्रिवेणी जल्दी से अपने कांपते हाथों को अपनी तरफ खींच लिया। शिवम उसका हाथ पकड़कर फूंक मारते हुए बोला, दिखाओ मुझे क्या करती रहती हो, चलो डॉक्टर के पास, नहीं तो दिक्कत बढ़ जाएगी। कौन बोला था हाथ लगाने के लिए? हाँ, हमेशा बस परेशान करती हो, सब कुछ तो खो चुका हूँ, अब और कुछ भी खोने की हिम्मत नहीं है मुझ में। त्रिवेणी बोली, तो फिर क्यों इतनी आसानी से कह दिया कि हमारे रास्ते अलग, और जब अलग हैं तो फिर मुझे चोट लगी है तो दर्द आपको क्यों हो रहा है? शिवम ने उसे देखा, फिर उसके हाथ को देखते हुए बोला, इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है, चलो डॉक्टर के पास, अभी से कितना सूझ गया। त्रिवेणी अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाते हुए बोली, जाने दीजिए, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तकलीफ़ तो बस इतनी सी है, आपने बिना मुझसे पूछे एक तरफा फैसला लिया है, जब मर्जी इजहार कर दिया, जब मर्जी दूर जाने को बोल दिया, तो ठीक है, मुझे आपका हर फैसला मंजूर है, और जाने लगी। शिवम बोला, एक बार डॉक्टर को तो दिखा लो फिर। त्रिवेणी वापस मुड़ी और आकर उसके सीने से लगते हुए बोली, यहाँ आने से पहले क्या क्या सोचा था कि आपको बताऊंगी कि मैंने नवीन को मना कर दिया है। सच में मुझे नहीं पता था कि पापा उन्हें किस लिए बुला रहे हैं, लेकिन जैसे ही पता चला मैंने उन्हें बोल दिया और माँ को भी आपके बारे में सब कुछ बता दिया। वो तो मिलना चाहती थी आपसे, लेकिन अब। फिर कुछ रुक कर बोली, मैं कुछ नहीं पूछूंगी आपसे, आपने कुछ सोच समझ कर ही ये फैसला लिया होगा, लेकिन एक बात मेरी भी ध्यान से सुन लीजिए, एक बार आपने कहा था मैं पहली और आखिरी रहूंगी आपके लाइफ में, तो आप भी पहले और आखिरी रहेंगे मेरे लाइफ में, क्योंकि आपको जितना जानती हूँ उस कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ, ज़रूर कोई मजबूरी होगी आपकी, तभी ऐसा फैसला लिया है आपने। शिवम उसकी सारी बातें चुपचाप सुन रहा था। त्रिवेणी उसे देखते हुए बोली, आई लव यू, वो भी बहुत सारा, सोचा था सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, इससे अच्छा सेलिब्रेशन और क्या ही हो सकता है मेरी लाइफ में, कि इजहार से पहले ही इनकार हो गया। शिवम ने सुना तो आंखें कसकर बंद कर लिया। त्रिवेणी के कमर पर उसके हाथ कस गए। त्रिवेणी उसे देखते हुए बोली, अपना ध्यान रखिएगा, और उसके गाल पर किस करके उसका हाथ हटाया और जल्दी से वहां से चली गई। शिवम कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, फिर अपना हाथ कसकर दीवार से मारते हुए बोला,
मैं ही हर बार क्यों 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 भगवान। और वहीं बैठ गया। त्रिवेणी अपने घर पहुंची और बिना किसी से कुछ भी बोले अपने रूम में चली गई। सुधा जी ने उसे आवाज़ दिया लेकिन उसने एक बार भी नहीं सुना और आगे बढ़ गई। बीरेन कुछ देर में नीचे आए और त्रिवेणी के बारे में पूछा तो सुधा जी बोली, वो अपने रूम में है, यकीन नहीं है तो जाकर चेक कर लीजिए। बीरेन बोले, सुधा जी मैं जो भी करूँगा उसकी भलाई के लिए ही करूँगा, आपको क्या लगता है मैं ऐसे ही कुछ भी बोल रहा हूँ। सुधा बोली, मुझे नहीं पता, बस मुझे मेरी बेटी जैसी थी वैसे ही चाहिए। अगर इन सब के कारण उसे कुछ भी हुआ तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। बीरेन जी बोले, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, नवीन से शादी के बाद सब कुछ भूल जाएगी। सुधा जी बोली, अच्छा ये आप बोल रहे हैं, अपना भूल गए। बीरेन बोले, हमारी बात दूसरी थी। सुधा जी ने कहा, अपनी बात हो तो दुनिया सही है और जब बच्चों की बात हो तो सब कुछ गलत कैसे कर सकते हैं आप। ऐसा बीरेन जी बाहर जाते हुए बोले, आपको कुछ दिन बाद सब कुछ समझ में आ जाएगा। बीरेन जी मन में सोचने लगे, आप कुछ भी कहिए सुधा जी, लेकिन मैं एक स्मगलर के बेटे से अपनी बेटी की शादी कभी भी नहीं कर सकता। आखिर शिवम ने जाती हुई वर्तिका को क्यों नहीं रोका। आखिर शिवम का ऐसा कौन सा अतीत है जिसकी वजह से बीरेन जी अपनी बेटी का हाथ शिवम के हाथ में देना नहीं चाहते हैं। जब त्रिवेणी को शिवम के अतीत की सच्चाई पता चलेगी तो क्या होगा। क्या वर्तिका और देव मिलकर शिवम और त्रिवेणी को मिला पाएंगे। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।